हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय समाज में जितने भी आंदोलन हुए थे उन सब को एक साथ पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले हिंदू समाज में हुए आंदोलनों को, इसके बाद मुस्लिम समाज में हुए आंदोलन को, तीसरे नंबर पर सिख समाज में हुए आंदोलन को पढ़ा था और चौथा और अंतिम में किसको पढ़ा था, जो पारसी समाज में आंदोलन हुआ था, रहनुमाय मार्गदर्शन को पढ़ा था। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक को, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को एक साथ पढ़ेंगे, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, एकदम सिस्टमेटिक वे में। तो सबसे पहले हम यह समझ लेंगे कि कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल का क्या मतलब है। तो देखिए, जो 1857 का स्वाधीनता संघर्ष था, इसके पहले जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं इन सबको हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर तो आता है रॉबर्ट क्लाइव का, तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे आता है वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, इन दोनों को हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सर जॉन मैफरसन। देखिए, यह सिर्फ 1 वर्षों के लिए था बस, और यह एक अस्थायी गवर्नर जनरल था। फिर चौथे पे आ जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन था ये? वही था जमींदारी प्रथा वाला, अस्थाई बंदोबस्त वाला, वही तो था कॉर्नवालिस। इसके बाद 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे जॉन शोर को। जॉन शोर ने भाई क्या किया था, अहस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई थी। अच्छा, अहस्तक्षेप की नीति क्या होती है? अहस्तक्षेप की नीति होती है कि किसी के कार्यों में दखल ना देना, मतलब जो जैसा कर रहा उसको वैसा ही करने दो। तो जॉन शोर की यही नीति थी, अहस्तक्षेप की नीति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेजली के बारे में। देखिए, लॉर्ड वेलेजली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसने बहुत सारे कार्य किए थे। अच्छा, लॉर्ड वेलेजली के बाद किसको पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे जॉर्ज बारलो को। अच्छा, जॉर्ज बारलो के समय में एक विद्रोह हुआ था जिसको बोलते हैं वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। तो हम यहाँ देख लेते हैं भाई, यह विद्रोह क्यों हुआ था। तो देखिए, जो वेल्लोर जगह है वहाँ पे क्या था कि जो सिपाही थे वे माथे पर तिलक लगाते थे और कानों में बालियाँ पहनते थे। तो कंपनी ने क्या कहा कि जो सिपाही हैं इनको माथे पे तिलक और कानों में बालियाँ नहीं पहननी है। तो देखिए, इसी बात को लेकर ये सिपाही जो थे इन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे, लॉर्ड मिंटो प्रथम को। अच्छा, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कौन है? 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अच्छा, अमृतसर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? देखिए, इस टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, दूसरा कौन था? दूसरा थे रणजीत सिंह, पंजाब के जो शासक थे रणजीत सिंह, इन दोनों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। अच्छा, इसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद किसको पढ़ेंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स को पढ़ लेंगे हम लोग। अच्छा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भाई क्या किया था? देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 2 कार्य किए थे। पहला क्या था कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और इस युद्ध के अंत में कौन सी संधि हुई थी? संगोली की या सगोली की संधि हुई थी। अच्छा, इन्हीं के समय में क्या हुआ था, 1822 में टेनेंसी एक्ट भी पारित किया गया था। अच्छा, टेनेंसी एक्ट का क्या मतलब है? देखिए, काश्तकारी अधिनियम, मतलब कृषि से संबंधित अधिनियम यह था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में क्या क्या है? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और 1822 में टेनेंसी एक्ट को पारित किया गया था। इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट को पढ़ेंगे। अच्छा, लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में क्या है? तो देखिए, लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में क्या था कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। अच्छा, इस युद्ध के अंत में कौन सी संधि हुई थी? यांडबू की संधि। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद कौन सी? 1826 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? यांडबू की संधि। अच्छा, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। अच्छा, इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? इसके बाद देखिए, हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स मेटकाफ को। अच्छा, चार्ल्स मेटकाफ कौन था? तो देखिए, यह 1 ही वर्ष के लिए बना था गवर्नर जनरल, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया था। क्या काम किया था कि भारतीय प्रेक्षकों पे बहुत सारे उस समय प्रतिबंध लगे हुए थे और इसने क्या किया, सारे प्रतिबंधों को ख़त्म कर दिया। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद मेटकाफ के बाद किसको पढ़ेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पढ़ेंगे बहुत बेहतर तरीके से। अच्छा, पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पढ़ेंगे
इसके बाद पढ़ेंगे चार्ल्स मेटकाफ को पढ़ेंगे। अच्छा, चार्ल्स मेटकाफ के बाद किसको पढ़ेंगे? लॉर्ड ऑकलैंड को पढ़ेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी? तो इसके समय में हुई थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। किसके समय की बात हो रही है? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। अच्छा, इसने और क्या किया था? इसने किया था कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड रोड की मरम्मत करवाया था भाई। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? ऑकलैंड। यहाँ पे देखिए लैंड है, और करवाया क्या था? कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत, मतलब यहाँ पे रोड है, यहाँ पे लैंड है। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने क्या किया था? देखिए, इसने दो कार्य किया था। क्या किया था? सबसे पहले तो इसने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन किया था। कब किया था? 1843 ईस्वी में किया था। और इसने दूसरा काम किया था कि दास प्रथा का अंत 1843 के एक्ट के धारा 5 से इसने किया था। तो लॉर्ड एलनबरो के दो कार्य कौन कौन से हैं? पहला कि सिंध का विलय, कहाँ पे? ब्रिटिश साम्राज्य में। और दूसरा क्या है? दास प्रथा का अंत। अच्छा, इसके बाद किसको हम लोग पढ़ेंगे? लॉर्ड एलनबरो के बाद इसके बाद पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग को। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में भाई क्या बात है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के। और इसने एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम क्या किया था? नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो देखिए, जैसे बलि होती है, बलि किस चीज़ से दी जाती है? देखिए, बलि का मतलब होता है मारना या काटना। तो बलि किस चीज़ से दी जाएगी? जो कोई चीज़ हार्ड होगा उससे किया जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या याद कर सकते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और इसके बाद पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी को। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी। इसने बहुत सारे कार्य किए थे, बहुत सारे सुधार किए थे। इसको जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे उस समय में। इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग कौन था? देखिए, इसी के समय में क्या हुआ था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 जो था वह लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ था। तो देखिए, अब हम अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है? देखिए, पहला एकदम है लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें आप एक क्वेश्चन बताइए कि क्या लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था? तो देखिए, इसका आंसर है कि नहीं, यह बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था। अच्छा, इसको क्या कहा जा सकता है? तो इसको आप बंगाल का सेनापति भी कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति भी कह सकते हैं, बंगाल का प्रशासक भी कह सकते हैं, बंगाल का गवर्नर भी कह सकते हैं, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कह सकते हैं। अच्छा, इसने क्या क्या काम किया था? इसके अभी योगदान पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यहाँ से देखिए, क्या किया था? प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1857 में। ये तो सबको पता है। डेट कौन सी थी? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, कौन सी? 23 जून। 23 जून 1857 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। अच्छा, इस युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों की विजय हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। भारत में पहला युद्ध इनका यही था, प्लासी का युद्ध। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया था? इसने देखिए बंगाल में द्वैध शासन की भी व्यवस्था की थी। अच्छा, द्वैध शासन का क्या मतलब होता है? द्वैध शासन का मतलब होता है कि एक ही शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो शासक वर्ग। अच्छा, ये दो शासक वर्ग कौन कौन थे? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो ही गई, दूसरा कौन था? बंगाल का नवाब था। देखिए, द्वैध शासन को हम लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा है। अगर जिन लोगों ने इसको नहीं देखा होगा वीडियो को, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अच्छा, इसने और एक काम क्या किया था? इलाहाबाद की संधि की थी। अच्छा, इलाहाबाद की संधि कब की थी इसने? बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में। अच्छा, इलाहाबाद में इसने दो संधियाँ की थी। एक कब हुआ था? एक हुआ था 12 अगस्त को, और दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 16 अगस्त को। तो इन दोनों संधियों को इसने किया था, और दोनों संधियों में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ दिलवाया था। अगर देखिए, इसको आप लोग नहीं पढ़े, इस संधि को देखे हैं, तो पीछे वीडियो दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि इलाहाबाद संधि में क्या क्या बातें थी, क्या क्या चीज़ें थीं। अब देखिए, यहाँ तक क्या हो गया? किसके बारे में हो गया? लॉर्ड क्लाइव के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम किसको पढ़ेंगे? इसके आगे देखिए, हमारा जो है वो है वारेन हेस्टिंग्स। तो भाई, वारेन हेस्टिंग्स के समय में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 1774 से 1785। देखिए, इतने समय तक क्या था? गवर्नर जनरल था। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले यहाँ से देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, ये प्रथम गवर्नर जनरल कैसे हो गया? तो देखिए, जब हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा था, उसमें एक प्रावधान किया गया था
कि जो बंगाल का प्रशासक है अब वो प्रशासक नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो देखिए उसी जगह से इस चीज़ को लिया गया है कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग्स हो गया। अच्छा, उसी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात और भी कही गई थी, वो बात क्या थी, यहाँ से देखिए 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्या थे, थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो भी डिसीजन लिए जाते थे वे अंग्रेजी कानून के हिसाब से लिए जाते थे। अच्छा, आप लोग हमें एक बात बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता का, ये किस जगह के जो मामले होते थे उनको सुनता था, सिर्फ कलकत्ता के सुनता था कि जो कलकत्ता के बाहर के मामले होते थे उनको भी सुन सकता था। तो देखिए यह कलकत्ता के मामले को तो सुनता ही था, लेकिन अगर कलकत्ता के बाहर का मामला है और दोनों पक्ष राजी हैं कि ठीक है भाई न्यायालय सुनवाई कर सकता है, तब तो ये न्यायालय सुनवाई करता था। अगर ये दोनों पक्ष अगर ये दोनों पक्ष राजी नहीं हैं या फिर कोई एक पक्ष भी राजी नहीं है तो फिर ये सुनवाई नहीं कर सकता था। तो इस तरह हमने क्या देखा कि 1774 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वह किसके समय में हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम और देखेंगे कि इसका देखिए कार्यकाल क्या है, 1774 से 1785। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके बाद 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट आ गया था। तो इन दोनों के समय में गवर्नर जनरल कौन है, यही तो है, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब हम यह समझ रहे हैं कि जो सारी बातें इस एक्ट के अंतर्गत की गई थीं और जो सारी बातें इस एक्ट के अंतर्गत की गई थीं, अगर हम इन दोनों एक्ट के बातों को, दोनों प्रावधानों को समझ जाएं, तब तो हम गवर्नर जनरल जो ये वारेन हेस्टिंग्स था, इसके समय की बहुत सारी चीज़ों को अपने आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा और योगदान हम लोग देखते हैं कि इसके समय में देखिए क्या हुआ था। इसके समय में जो भारत का पहला समाचार पत्र था दी बंगाल गजट, उसका प्रकाशन किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। अच्छा, कब किया था, 1780 में। और क्या काम हुआ था, देखिए और काम हुआ था कि 1781 में कलकत्ता में इसने प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। क्यों स्थापना की थी मदरसा की, देखिए मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या मुस्लिम शिक्षा को देने के लिए इसने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। अच्छा, 1782 में एक काम और हुआ था, क्या हुआ था भाई, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो देखिए 3 काम हैं, इन तीनों को हम लोग एक सीक्वेंस में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, देखिए 1780 में क्या हुआ था, बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, भारत का पहला समाचार पत्र था। और 81 में क्या हुआ था, 81 में सीधी बात है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई थी। 82 में क्या हुआ था, 82 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी हम यहाँ से देख लेंगे कि 84 में क्या हुआ था, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो देखिए यहाँ से देखेंगे 80, 81, 82 और 84, देखिए इन 4 चीज़ों को हम लोग अगर एक साथ पढ़ लेंगे ना तो भूलेगा भी नहीं और अगर एग्ज़ाम में आएगा तो गलत भी नहीं होगा। तो इन 4 चीज़ों को एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि इसके समय में और कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए क्या हुआ था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। अच्छा, इस युद्ध के अंत में कौन सी संधि हुई थी, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में हुई थी। यहाँ से देखिए 1782 ईस्वी में। देखिए कोई भी संधि कब होती है, देखिए जब कोई भी युद्ध लड़ा जाता है ना तो संधि एकदम लास्ट में होती है, जब दोनों पक्ष, ये पक्ष और ये पक्ष दोनों हार जाते हैं, दोनों थक जाते हैं, तब दोनों क्या करते हैं, संधि कर लेते हैं। अच्छा, संधि में क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष कमज़ोर हो गया, दूसरा पक्ष मजबूत हो गया। तो जो मजबूत पक्ष होता है, कहीं न कहीं संधि में जिसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है कौन होता है, जो मजबूत पक्ष होता है। अक्सर देखा क्या जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, एक जीत गया, अगर नहीं जीता है, भारी पड़ रहा है, तो संधि जो भारी पड़ रहा है वही करता है। अगर ये नहीं भी करेगा जो भारी पड़ रहा है, लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा लाभ किसको होना है, जो भारी पड़ रहा है इसी को होना है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि इसी के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था 1780 से 84 के बीच में। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसमें किसके साथ हुआ था, देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में मैसूर का शासक कौन था, हैदर अली था।
अच्छा, इसके लास्ट में क्या होता है, मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि ये जो वारेन हेस्टिंग्स था, इसके ऊपर महाभियोग भी लगा रहता है, महाभियोग भी लगाया जाता है। अब देखिए, इतनी इन 3 चीज़ों को हम लोग और थोड़ा बेहतर ढंग से समझते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इन दोनों युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। देखिए, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, बल्कि नुकसान ही हो जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। अच्छा, अगर व्यापारिक कंपनी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए, नफ़ा चाहिए। लेकिन जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये गवर्नर जनरल युद्ध करेगा, तब तो भाई पैसे का क्या होगा, लॉस होगा, पैसे ख़त्म होंगे। तो देखिए, अब ये सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अच्छी लगेंगी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगेंगी। क्यों, क्योंकि उसको तो पैसे से मतलब है और ये यहाँ पे युद्ध कर रहा है। तो जब 1784 ईस्वी का आया था, कौन सा एक्ट था, पिट्स का इंडिया एक्ट, उसमें एक बात और क्या कहा गया था, युद्ध निषेध। देखिए, उसमें युद्ध निषेध इसीलिए कहा गया था कि ये जो गवर्नर जनरल है, ये तो यहाँ पे युद्ध करने लगा और इस युद्ध से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है। तो इस तरह इसलिए कहा गया था कि भाई 1784 में कि अब आप लोग युद्ध मत कीजिए, जो आपका काम है, व्यापार करने का काम है, आप व्यापार कीजिए। हालांकि इस बात को बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया गया था, लेकिन 1784 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया था। अच्छा, जब 1784 का एक्ट आया था ना, तो ये जो वारेन हेस्टिंग्स था, यह उससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट था। तो इसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल का पद है, इससे इस्तीफा देता है और फिर चला जाता है कहाँ, इंग्लैंड में चला जाता है। तो जब ये इंग्लैंड में जाता है तो इसके ऊपर वहाँ पे महाभियोग लगता है और जो ब्रिटिश संसद थी वहाँ पे ना, वहाँ पे इसके खिलाफ मुकदमा चलता है। अच्छा, उस मुकदमे में क्या होता है, तो देखिए, यह मुकदमा चलता है और बाद में क्या कहा जाता है, जो ब्रिटिश सरकार थी उससे वो क्या बोलती है कि देखिए, जो काम वारेन हेस्टिंग्स ने किया, यह इसने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश के हित को ध्यान में रखते हुए किया है। अगर इसके जगह कोई और दूसरा व्यक्ति होता तो भी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी कि उसको भी यही काम करना पड़ता। तो इस तरह हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा। जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक की बातों को पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को देखिए लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।